1, 2, 3, come on. चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो देखते, कल अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने उस क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कराया था उसमें लेजर्स प्लस एंट्री मैंने दोनों करके दिया था। पहले तो मैंने एंट्री करके दिया था, उसके बाद मैंने आपको लेजर्स करके दिया था। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बोला था आपको होमवर्क करने के लिए। अभी आपने होमवर्क किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, बट आपने किया होगा तो मुझे आप सेंड कर सकते हो ताकि मुझे पता चलेगा कि आप रेगुलरली उसको कर रहे हो। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको एंट्री नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को एंट्री करना है। पहले स्टार्टिंग में आपको एंट्री करना है। पहले मैं आपको आप ड्राइंग करेंगे, फिर उसमें आप एंट्री करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा एंट्री करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको ले। तो पहले मैं आपको एंट्री बताऊंगा ओरली, फिर आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। वीडियो को स्टॉप करना है, उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना है। तो जैसे जैसे मैं एंट्री बोलूँगा वैसे वैसे आपको एंट्री आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके बाद ये लेजर्स आपको देखना है, ठीक है। अभी मैं एंट्री नहीं कराऊंगा, एंट्री आपको ही करना है। मैं पूरी एंट्री बताऊँगा लेकिन ओरली बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एंट्री लिखना है और वो लेजर्स आपको पढ़ना है। क्लियर इतना? तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मैं आपको लेसेस करा के दे रहा हूँ। तो देखिए, डायरेक्टली लेसेस, तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली लेसेस पूछा जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करते। तो इसके लिए पहले आपको एंट्री याद होना चाहिए। तो जो सीक्वेंस वाइज एंट्री है वो पहले याद कर लीजिए और उसके बाद लेसेस देखिए, ठीक है। तो चलो देखते। सबसे पहले अनिता, बबीता एंड सरिता वेयर कैरिंग ऑन बिजनेस। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। तो 3 पार्टनर है बेटा। तो 3 पार्टनर है। सबसे पहले कौन कौन है? अनिता, बबीता, सरिता, ऐसे 3 पार्टनर है। उसमें से उनका जो रेशियो है वो है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005 वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट आपको दिया है। तो बैलेंस शीट में देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005। लाइबिलिटी में देखो, क्रेडिटर्स बबीता लोन, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट अनिता, बबीता, सरिता। असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजंस। ये प्रोविजंस का मतलब होता है आरडीडी, है ना। इसका कुछ अलग मतलब नहीं होता है। प्रोविजंस का मतलब ही क्या होता है? आरडीडी होता है। उसके बाद है गुडविल और बाद में कैश एट बैंक, ऐसा आपको दिया है। उसका टोटल है 74,500, 74,500। उसके बाद ऑन दिस फर्म वॉज डिसॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले असेट्स रियलाइज एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट है 3,000, स्टॉक है 24,000, डेटा से 12,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अनिता एट बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी अनिता लेके जा रही है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बबीताज लोन वेयर पेड फुल्ली पेड अप। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500 वॉज मेच्योर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। नथिंग वॉज रियलाइज फॉर द गुडविल। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹400। तो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना बेटा आपका? 500 रुपये का, सॉरी 400 रुपये का आपका एक्सपेंसेस दिया। तो देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले आप जो मैं बता रहा हूँ वो एंट्री नोट डाउन कीजिए और उसके बाद आप वो लेजर को कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो एंट्री होती है बेटा, असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? तो सबसे पहले जितनी भी आपकी ऑल असेट्स हैं वो आप पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एंट्री होती है रियलाइजेशन। लिखिए, आप लोग कॉपी में लिखिए। तो एंट्री लिखेंगे आप लोग। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा आपकी? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो लिखो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी पहली एंट्री होगी। क्लियर इतना? तो मैंने क्या बोला? तो एंट्री होगी बेटा आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया पहली एंट्री? नरेशन आएगा बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये आपका नरेशन आएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर से मेरा फास्ट हो रहा था आप उसको वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये पूरी फैसिलिटी है। तो अमाउंट लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का 17,500, इन्वेस्टमेंट है 2,800, स्टॉक है 28,000, डेटर्स का 18,000 क्योंकि आरडीडी माइनस करने के पहले वाला अमाउंट आपको लिखना पड़ता है। और उसके बाद गुडविल का अमाउंट है 5,300। ये होगी आपकी पहली एंट्री। नरेशन लिखेंगे आप लोग। तो नरेशन आएगा बेटा आपका बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्लियर इतना? उसके बाद सेकंड एंट्री जो है, तो सेकंड एंट्री आएगी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो लाइबिलिटी में देखो आपको एक ही लाइबिलिटी दिखेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। बबीताज लोन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं मानेंगे उसको, उसका डायरेक्ट हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में एक ही जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। बबीता लोन नहीं है, जनरल रिजर्व इंटरनल है, कैपिटल की एंट्री होती नहीं। तो कौन आएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर क्या एंट्री होगी? तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री होती है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिखेंगे 20,500, अमाउंट लिखेंगे 20,500।
नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। क्लियर इतना? उसके बाद थर्ड एंट्री प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब आरडीडी जो आपको डेटर्स में से माइनस करके दिया है 1000 रुपीज़, तो उसको आप पास करेंगे तो उसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट करेंगे 1000, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे 1000। नरेशन लिखेंगे बी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऐसी एंट्री आपकी होगी। क्लियर इतना? तो चलो 3 एंट्री आपने किया होगा। उसके बाद देखिए लेजर, आपको पहले पूरा फॉर्मेट बनाना है एंट्री का, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। आपने एक पेज में पहले पूरा फॉर्मेट बना होगा, लेजर सबसे लास्ट में बनाइए। एंट्री होने के बाद लेजर बनाइए, लेजर कहीं जाएंगे नहीं, लेजर यहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो पहले आपने 3 एंट्री लिखा होगा, वो 3 एंट्री लिखा होगा। तो देखिए मैं 3 एंट्री का पहले लेजर ट्रांसफर करके बताता हूँ और उसके बाद मैं आगे एंट्री कंटिन्यू कराता हूँ। तो जो पहले एंट्री आपने पास करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, तो देखिए बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मतलब जो भी आपका रियलाइजेशन, एक सेकेंड, हाँ तो देखो रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, तो ये आपका रियलाइजेशन का डेबिट है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे आप लोग? ऑल असेट्स का नाम। तो जितने भी आपके असेट्स है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में पहले किसका नाम लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी 17500। रियलाइजेशन के डेबिट में प्लांट एंड मशीनरी 17500। रियलाइजेशन के डेबिट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 2800, स्टॉक आएगा 28000, डेटर्स आएगा 18000। तो देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 17500, इन्वेस्टमेंट है 2800, स्टॉक है 28000, सन्ड्री डेटर्स है 18000 और गुडविल भी आपके रियल एस्टेट है, तो गुडविल भी आप ट्रांसफर करेंगे 5300। ये समझा आपको? पूरी की पूरी एंट्री मैंने आपको पास कर दिया। तो पहली एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में पूरे के पूरे नाम लिखेंगे। क्लियर इतना? पहले आपने एंट्री लिखो उसको अच्छे से, उसके बाद ये लेजर्स देखो। ठीक है, उसके बाद की जो नेक्स्ट एंट्री बेटा आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, तो आपने एंट्री पास करी सेकंड वाली सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अभी यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए क्या? नहीं, तो उसको छोड़ दो, बनाना भी नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना लिखेंगे? 20500, जितना आपको दिया उतना। क्लियर इतना? तो यहाँ पे आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 20500। उसके बाद थर्ड एंट्री आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एंट्री है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के वापस से क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे आप लोग? आरडीडी का नाम लिखेंगे और अमाउंट कितना है? 1000। क्लियर इतना? ये हो गई आपकी एंट्री। तो सबसे पहले आपने 3 एंट्री पास किया है। तो 3 एंट्री में क्या क्या पास किया आपने? तो 3 एंट्री में सबसे पहले आपने पास किया है असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में आपने असेट्स ट्रांसफर किया, तो रियलाइजेशन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे पहले सुन लीजिए और उसके बाद आप अपने कॉपी में अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होता है उसके लेवल पे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप अपने मन से करेंगे तो कुछ और करके रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पास करी असेट्स ट्रांसफर, दूसरी एंट्री आपने पास करी लाइबिलिटी ट्रांसफर और तीसरी एंट्री आपकी आरडीडी। पहले एंट्री कीजिए, उसके बाद लेसेस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। समझा कि आपको मैंने क्या बोला? उसके बाद नेक्स्ट बबीता लोन, सॉरी रिसर्च। अभी देखिए असेट साइड में लॉस है ही नहीं, तो असेट साइड में लॉस है नहीं तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि असेट साइड में लॉस होता तो उसकी एंट्री हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, बट अभी यहाँ पे दिया नहीं है तो हम एंट्री करेंगे नहीं। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है रिसर्च। रिसर्च कितना बेटा? 20000। अभी जो आपका रिसर्च है 20000, वो 20000 रुपीज़ का रिसर्च आपको किस में बांटना है? पार्टनर्स में। रिसर्च का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को बांटेंगे। तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा? डेबिट में। तो एंट्री लिखे, चलो लिखो मेरे साथ। तो एंट्री करेंगे आप लोग चौथी एंट्री। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बबीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सरिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20000, अनिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जो भी रेशो आएगा मैं बताता हूँ आपको, टू बबीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सरिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया? नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपका जो भी जनरल रिजर्व है, सॉरी बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन नहीं, गलत हो गया था। तो नरेशन का लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो देखो 20000 है, रेशो क्या है बेटा उनका? 5:3:2। तो पहले रेशो को, तो ये किसका रेशो है? अनिता बबीता सरिता। ये अनिता बबीता सरिता, पहले रेशो को प्लस करेंगे, 5 + 3 8 और 2 10 हो गया। तो 20000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा आपका 10000, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 6000 और यहाँ पर आंसर आएगा 4000। आई थिंक आपको ये आता होगा
क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगा, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 10,000, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 6000 एंड 2000 दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 4000। क्लियर इतना? तो आंसर आएगा। तो आपने लिखा एंट्री जनरल यूजर अकाउंट डेबिट 20,000, अनीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000, बबीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 और सरिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 4,000। समझा बेटा ये आपको? तो ये हो गया आपकी एंट्री। उसके बाद बबीता लोन का आपको पेमेंट की एंट्री आपको मैंने बोला था कि उसके बाद जैसे आपने रिजर्व ट्रांसफर किया तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है बबीता लोन। जो भी आपका लोन है बबीता से लिया है उसका आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो बबीता लोन पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, पेमेंट्स टू पार्टनर लोन। पेमेंट्स टू पार्टनर लोन की एंट्री होती है क्योंकि हमने पैसा लिया है तो उसको मुझे पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स लोन आपने एक बार कर लिया तो इसकी एंट्री होगी बबीताज लोन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट 5वें नंबर की एंट्री लिखिए बबीताज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग बबीताज लोन हैज बीन पेड या बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर इतना? तो क्या एंट्री होगी बेटा आपकी? तो बबीताज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग बबीताज लोन हैज बीन पेड, ऐसा आप नरेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। अमाउंट लिखेंगे आप 4,500 और 4,500। ये होगी आपकी 5वें नंबर की एंट्री। तो पहली एंट्री आपने एसेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री करी है, दूसरी एंट्री आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर, तीसरी एंट्री आरडीडी, फिर चौथी रिजर्व्स और फिर बाद में बबीताज लोन 4,500 की आपने एंट्री करी है। तो चलो इसको लेजर में कन्वर्ट करते, 3 एंट्री हो चुकी थी। 4th नंबर की एंट्री क्या आपकी रिजर्व्स। क्या एंट्री लिखा आपने रिजर्व्स की? तो जनरल यूजर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अनीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बबीता सरिता। तो सीक्वेंस में नाम लिखना बेटा, अनीता बबीता सरिता तीनों के अकाउंट क्या हो चुके हैं, क्रेडिट। तो तीनों के अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसका नाम लिखेंगे, जनरल रिजर्व। अगेन आप शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे जनरल रिजर्व। अनीता का कितना है 10,000, बबीता का कितना है 6,000 और सरिता का कितना है 4,000। समझिए? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000 6,000 4,000 ऐसा अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते इसलिए वहाँ पे लिखा जाएगा बेटा 10,000 6,000 4,000, तो किसका नाम आएगा, जनरल रिजर्व। उसके बाद पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन की एंट्री हो चुकी है। बबीता लोन, यहाँ पे देखो बबीता का कैपिटल अकाउंट नहीं, ये जो हमने बनाया कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पे क्या हो चुका है, बबीता लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखो ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में, एक सेकंड सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बबीता लोन अकाउंट, क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है तो किसका नाम लिखेंगे, बबीता लोन अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या हो चुकी है, बबीता लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, बबीता लोन अकाउंट। कितना लिखेंगे, 4,500। क्लियर इतना? ये हो गया आपके 5वें नंबर की एंट्री। तो सीक्वेंस वाइज एंट्री मैंने आपको बता दिया था। पहली एंट्री एसेट्स ट्रांसफर, दूसरी एंट्री आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर, तीसरी एंट्री आपकी आरडीडी ट्रांसफर, फिर आपका आएगा रिजर्व्स, फिर आएगा बबीता लोन। अरे समझा क्या बेटा, ये सीक्वेंस वाइज आप एंट्री कर लीजिए। उसके बाद लेसर्स, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, द असेट रियलाइज एज फॉलोज। असेट्स आपने बेचा है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है 3,000, स्टॉक है 24,000, डेटा से 12,000। तो आपने पूरी की पूरी असेट बेचा है, तो असेट्स बेचा है तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लिखे अपनी कॉपी में एंट्री, क्या एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल असेट्स सोल्ड, जितनी भी आपने असेट्स है वो आपने बेचा, या बीइंग असेट्स सोल्ड डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो अमाउंट क्या लिखेंगे, 3,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000, 24 और 12 36, 36 और 3 39। तो लिखो आप अमाउंट 39,000 दोनों जगह पे आएगा आपका। तो क्या एंट्री हो चुकी है आपकी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो कैश ऑब्लिक बैंक, तो देखिए कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे आप लोग, रियलाइजेशन। ये आपका डेबिट साइड है क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते। कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन कितना लिखेंगे, 39,000, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक। तो कौन कौन सा बेचा आपने असेट्स, इन्वेस्टमेंट 3,000, स्टॉक आएगा 24,000, डेटस आएगा आपका 12,000, कुल मिला के हो जाएगा आपका 39,000। आंसर आएगा यहाँ पे 39,000। समझ में आ गया बेटा ये। तो ये हो गया आपकी नेक्स्ट नंबर की एंट्री। क्या लिखा है वहाँ पे, द असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, इन्वेस्टमेंट 3,000, स्टॉक है 24,000, डेटा से 12,000। एक सेकेंड, तो देखिए समझाइए आपका कैश ऑब्लिक बैंक। उसके बाद द प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अनीता एट बुक वैल्यू। तो जो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी कौन लेके जा रही है, अनीता। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्या एंट्री होती है,
एंट्री आपको पता होगी तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में क्या एंट्री है, मेरे बोलने के पहले लिख लीजिए, स्टॉप कीजिए और लिख लिए। तो देखिए क्या एंट्री होगी, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अनीता, तो एंट्री होगी अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, इट मीन्स बीइंग प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय अनीता, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपने एंट्री पास करिए बेटा, अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आपने लिखा होगा बीइंग प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अनीता एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 17,500, तो आप भी अपनी कॉपी में वही अमाउंट नोट डाउन कीजिए 17,500, तो ये आएगा आपका 17,500, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बबीताज लोन वेयर फुल्ली पेड अप, तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बबीता लोन का तो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, देखो जो 5वें नंबर की एंट्री है। अब एक बार ध्यान देना, जब हमने ऑलरेडी एक बार पेमेंट कर दिया तो उसको बार बार पेमेंट मत करना, एक ही बार उसका पेमेंट करना होता है, क्योंकि देखो बबीता लोन वेयर फुल्ली पेड अप, हमने बबीता का ऑलरेडी लोन पे कर दिया तो उसको वापस से करने की नीड नहीं। क्या एंट्री करिए अपने 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर की एंट्री आपके वहाँ पे लिखा आपने बबीताज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये होगी बबीता लोन। अभी यहाँ पे जो लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ध्यान दो यहाँ पे किसी को डाउट आ सकता है, बेटा वहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में नहीं बोला है तो भी आपको पार्टनर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अपन ने किया था कि कुछ जगह पे बोला है कि पेमेंट पार्टनर्स का पेमेंट करना है, बट कुछ जगह पे नहीं बोलता है, आपको बोला है तो भी आपको पेमेंट्स करना ही पड़ेगा और नहीं बोला है तो भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट हमने ऑलरेडी ऊपर कर दिए, तो जब आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो उसको दूसरी बार करने की मतलब सेम एंट्री डबल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट दो बार आ जाएगा, ठीक है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, अभी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपको पूरा का पूरा पे करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पे करने की एंट्री क्या होगी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पे करने की एंट्री लिखे मेरे पास लाइबिलिटी पेड, तो लाइबिलिटी पेड की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, लिखो अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, अमाउंट लिखेंगे आप लोग 20,500, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है, फुल्ली पेड अप मतलब जितना आपको बुक वैल्यू में दिख रहा है वही आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू सन्ड्री क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू कितना है 20,500, तो वही आपको पे करना पड़ेगा 20,500, क्लियर मैंने क्या बोला। अगेन सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा 20,500 है, वो 20,500 ही आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया नहीं, तो जब आपको दिया नहीं तो वही आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना आपने लिया है। तो क्रेडिटर्स से आपने कितना लिया 20,500, तो 20,500 आप अपने एंट्री में लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,500, नरेशन लिखिए बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, अमाउंट लिखेंगे 20,500, क्लियर इतना। तो ये हो गए आपकी 7वें नंबर की एंट्री या 8वें नंबर की एंट्री हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500 वॉज मैच्योर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, नथिंग वॉज रियलाइज फॉर द गुडविल। अब ये गुडविल वाला छोड़ दो, लेकिन वो पहले देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500 वॉज मैच्योर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब एक कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी बेटा जो फ्यूचर की लाइबिलिटी मतलब हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर से मान के चलिए मेरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अभी केस काय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। मान के चलिए मैंने गलत सर्विस पढ़ा दिया आप लोगों को, मैंने कुछ गलत सर्विस पढ़ा दिया, मतलब कुछ मैंने गलत कर दिया और उसके बिहाफ में मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो अभी केस काय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अभी एक बात बताओ, कोर्ट का फैसला आने के लिए टाइम लगेगा, मतलब वो 1-2 साल 6 महीने 7 महीने ऐसा टाइम लगता है। अभी तब तक के लिए जो लाइबिलिटी है, मतलब मान के चले मेरे ऊपर, आप आगे वाली पार्टी बोलती है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी 10,000 की और मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइबिलिटी 10,000 की नहीं है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा हो रहा है तो ये लाइबिलिटी अभी मेरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी केस काय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अभी केस मैंने कर दिया कोर्ट में, तो एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जो मैंने केस कर दिया कोर्ट में, अभी जो उसका जो डिसीजन आएगा वो कब आएगा, 6-7 महीने बाद। लेकिन 6-7 महीने बाद उसका डिसीजन मेरे फेवर में भी आ सकता है, उसके फेवर में भी आ सकता है। अभी मान के चलिए मुझे वो 10,000 पे करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि आपको पे करना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, मैच्योर हो गई। मतलब जब मेरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक ऐसी लाइबिलिटी थी जो कंटीजेंट थी, मतलब जिसका पेमेंट करना भी था और नहीं भी करना था। अभी जब डिसोल्यूशन हो गया तो कोर्ट ने बोल दिया कि जो आपकी लाइबिलिटी कंटीजेंट मतलब फ्यूचर की लाइबिलिटी, फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो
हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कैसे पता चलेगा? तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो जब हमारी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गई तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपकी जो लाइबिलिटी 3500 की कंटिजेंट वो आपकी मेच्योर होगी, मतलब एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप हमको वो लाइबिलिटी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा 3500 रुपये की। तो 3500 रुपये की लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी पेड वापस से। तो लाइबिलिटी पेड, कंटिजेंट मतलब लाइबिलिटी चाहिए, बस मुझे उसको कब पे करना पड़ रहा है? रियलाइजेशन के टाइम, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया। तो रियलाइजेशन में पे करना पड़ेगा 3500, तो वही एंट्री होगी जो आपने लाइबिलिटी पेड की एंट्री करी है। तो लाइबिलिटी पेड की एंट्री क्या करी आपने? तो लाइबिलिटी पेड की एंट्री वही होगी जो बेटा आपने इसकी एंट्री पास करना है। तो एंट्री करो आप लोग, चलो करो मेरे साथ। तो क्या एंट्री करेंगे लाइबिलिटी पेड की? तो करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट लिखेंगे 3500, अमाउंट लिखेंगे 3500 दोनों साइड। नरेशन लिखेंगे बीइंग कंटिजेंट लाइबिलिटी पेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, ऐसा आप नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग कंटिजेंट लाइबिलिटी, स्पेलिंग नहीं आती तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में देख के करना। बीइंग कंटिजेंट लाइबिलिटी पेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, क्लियर इतना? 3500। कंटिजेंट का सीधा सा मतलब होता है फ्यूचर की लाइबिलिटी, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। होगी तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा, क्लियर इतना? यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि आपको पे करना है, तो पे करना है तो आपको वो देना पड़ेगा, क्लियर इतना? और उसके बाद नथिंग वॉज रियलाइज फॉर द गुडविल, कि आपकी जितनी भी गुडविल है उसकी बैंड बची होगी, तो गुडविल से कुछ भी पैसा नहीं मिला है तो गुडविल को छोड़ दो, उससे जीरो आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इनकट 400, तो जो भी आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कितना बेटा? 400। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, तो एंट्री लिखे लास्ट वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट लिखेंगे 400 रुपये। 400 रुपये समझ में आ गया? ये हो गई आपकी पूरी एंट्री। अभी एंट्री लिखा होगा तो अभी देखिए लेसर्स, अभी लेसर्स आपको समझ में आएंगे। तो बेटा लेकिन एक शर्त है, लेकिन आपको ये पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये समझेगा, ठीक है? तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपने लिखा होगा, तो उसके बाद देखिए अभी लेसर। पहली एंट्री का लेसर्स मैंने आपको करके दिया। पहली एंट्री का लेसर है बेटा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में पूरी की पूरी असेट्स आपने लिखा होगा, ये पहले हो गई। दूसरी एंट्री भी मैंने लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स, तीसरी एंट्री हो चुकी है आरडीडी, चौथी एंट्री हो चुकी है आपकी रिसर्च ट्रांसफर टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स लोन, यहाँ तक अपना हो चुका था। ये देखिए पार्टनर्स लोन और कैश ऑब्लिक बैंक, ये भी मैंने करके दिया था, ठीक है? अभी उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइबिलिटी पेड से लेके देखो, लाइबिलिटी पेड की एंट्री क्या है? लाइबिलिटी पेड मतलब सबसे पहले आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, उसके बाद आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, और उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किया। तो ये तीनों एंट्री में एक चीज कॉमन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऐसे 3 बार हो चुकी है एक ही एंट्री, बट उसके नरेशन में चेंज है, नरेशन और अमाउंट में चेंज है। नरेशन है पहली वाले का बीइंग द एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, दूसरे का बीइंग कंटिजेंट लाइबिलिटी पेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, और थर्ड वाली का जो नरेशन है बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ऐसे तीनों का नरेशन अलग है, बट एंट्री सेम है, बट एंट्री अलग अलग पास करना पड़ेगा क्योंकि तीनों एक्सपेंसेस यानी तीनों ट्रांजेक्शन अलग है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या आता है? जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अभी उसको मुझे लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा एक ही नाम बार बार नहीं लिखा जाता है, यानी जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन को रोकने के लिए लेजर बनाया जाता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में 3 बार कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक लिखूंगा क्या? तो एक ही नाम 3 बार लिखूंगा क्या? नहीं। तो एक ही नाम 3 बार नहीं लिख सकता, तो मुझे एक ही बार लिखना पड़ेगा। वो नाम कौन सा? तो रियलाइजेशन के डेबिट में कौन सा नाम लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है तो कैश ऑब्लिक बैंक। तो मैंने लिखा यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक, बरोबर। अभी देखो पहली एंट्री क्या की थी? सॉरी, पहली एंट्री मतलब जो लाइबिलिटी पेड की, तो पहले मैंने पे किया था लाइबिलिटी में, क्या पे किया था? क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना था? 20,500। एक बार आपने कैश ऑब्लिक बैंक लिखा, चलेगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको वो लिखना है पेमेंट किया आपने, कौन कौन सा पेमेंट किया। तो सबसे पहले नीचे से थर्ड वाली एंट्री, तो नीचे से थर्ड वाली एंट्री में मैंने आपको सबसे पहले पे किया था क्रेडिटर्स का अमाउंट 20,500। नीचे से सेकंड वाली एंट्री कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना? 3,500, और सबसे लास्ट वाली एंट्री थी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 400 रुपये। समझ में आ गया बेटा? ये तो एक ही नाम को बार बार नहीं लिखना, बस आपने कौन कौन सा पेमेंट किया उस पेमेंट को मेंशन करना कि कौन से नाम से आपने पेमेंट किया। तो पहला पेमेंट था आपका क्रेडिटर्स, दूसरा पेमेंट था आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी, और तीसरा पेमेंट था आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो पूरा का पूरा हो गया 24,400। तो एंट्री क्या है आपके? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन, अमाउंट लिखेंगे 24,400 और उसको प्लस करेंगे। समझ में आ गया बेटा? ये तो ये हो गया आपका पूरी लेजर्स। लेजर्स कैसे किए समझ में आ गया? तो लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेजर्स ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसको वापस से रिवाइंड कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप इसको बार बार अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। समझ में आ गया? आपके पास ही रहेगा।
अच्छा खासा नेट डाल दीजिए अपने मोबाइल में, 2 GB 3 GB होना चाहिए आपके मोबाइल में। अभी वो 4 GB का नेट मिल ही रहा है ना आप लोगों को, ऑफर में आता है, 2 GB का खरीदो 2 GB फ्री मिलता है, तो वो वाला करिए, काम में आएगा, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड लेक्चर देख सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा बस 500-600 रुपये नेट के लिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये? तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका रियलाइजेशन। तो उसके बाद अभी अपन इसका प्रोसेस करते हैं प्लस माइनस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल करना बेटा, तो टोटल हमेशा से मैंने कहा है कि सबसे पहले टोटल साइड में होना चाहिए। सबसे पहले करेंगे क्रेडिट साइड और फिर बाद में डेबिट साइड। तो चलो करते क्रेडिट साइड। तो बोलते मेरे साथ, बोलो 1 2 0 कॉमन है, लिखो 2 0 कॉमन, 5 5 और 5 10, अच्छा 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 7 18, वापिस 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, 78,000। क्लियर है क्या इतना? ये करो। 2 0 कॉमन है क्या? यस 2 0 कॉमन है, लिखो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 4 0 हाथ चाले 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 5 33, बराबर 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 से 6, अच्छा 1 और 1 2 4 5 6 7। एक सेकंड, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। ये 2 0 कॉमन है, 5 और 8 5 और 8 कितना होता है? 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 4 0 हाथ चाले 2, ये 9 11, 11 और 8 11 और 8 कितना होता है? 19, 27 और 5 32, 32 और 4 36, हाथ चाले 3, ये 5 6 7 8 9, 96 होता है ये, ठीक है 96। तो देखो क्रेडिट साइड डेबिट साइड, अभी यहाँ पे डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो मतलब डेबिट में से माइनस करेंगे 78,000। हमेशा बड़े में से छोटी माइनस करना। ये डेबिट का मतलब था एक्सपेंसेस, क्रेडिट का मतलब था इनकम। एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम है, मतलब ऑब्वियस बात है लॉस निकलेगा। कीजिए कितना लॉस आता है, 16 में से 8 गए तो 8 बचता है, और ये 9 में से 18,000, तो यहाँ पे 18,000 का लॉस बचेगा। तो लॉस आता है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले 96,000, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 96,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ तो कौन है बेटा? अनीता, नाम सीक्वेंस में लिखना, बबीता गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल, बबीता और सरिता। तो देखो सबसे पहले 18,000 का रेशो में बांटो। क्या रेशो है उनका? 5:3:2। 18,000 डिवाइडेड बाय 10, 1800 आता है क्या? 1800 इंटू 5 9,000 करके देखो आप लोग, मल्टीप्लाई आता होगा। 18 54, 18 दूने 36, ठीक है करके देखेंगे आ जाएगा आपका 9,000, 5,400, 3,600। मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। 6 और 4 10, 9 और 5 14, 14 और 4 18। समझ में आ गई ये हो गया। तो सबसे पहले अनीता कितना 9,000, गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल 5,400, सरिता 3,600। इधर डेबिट तो इधर क्या में आएगा? क्रेडिट में। किसके नाम से? रियलाइजेशन। लिखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना लॉस। कितना है? सबसे पहले 9,000, गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल कितना है? 5,400, उसके बाद 3,600। क्लियर इतना? चलो करते जाओ इसको। लास्ट वाला टोटल 4 और 3 7,500। यहाँ पर भी कितना आएगा? 7,500। तो 7,500 में से 3,600 माइनस कीजिए। दिख रहा है क्या आपको? 0 0, 15 में से 6 गए 9, बराबर 15 में से 6 गए 9, कैसे बचता है? हाँ बराबर 6 4 9, 7 में से 4 गए तो 3, 3,900 पहला आइटम। लास्ट गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल 8 और 6 14। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 14,000 कीजिए। 14,000 में से 5,400 माइनस कीजिए, ये 600। 14 में से 5 गए, कितना बचेगा?
ये 5 9 9600, गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल का 9600, ये 18 मतलब 28, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 28, माइनस कीजिए 28 में से 17 और 9, ये 3 निकाल दो उसमें से 26,500, ठीक है। 0 0 5 1 0 1500, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कौन से नाम से आता है, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखने का बैंक अकाउंट, डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये इधर डेबिट, इधर क्या में आएगा क्रेडिट में, किसके नाम से, पार्टनर्स के नाम से, लिखो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, तो पहले कौन है, अनीता, फिर गर्लफ्रेंड ऑफ जेठालाल मतलब कौन, बबीता, और उसके बाद कौन है, सरिता। बोलने का 1500, 9600 और 3900, चलो बोलो 14,000, और यहाँ पर आएगा 42,900, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 42,900, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको बराबर करेक्शन कर लेना, टोटलिंग में बराबर कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे 1000 का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आएगा 8600, ये 8600, यहाँ पर भी 8600, यहाँ पर भी, तो आपका टोटल हो जाएगा 42,900, 42,900, क्लियर इतना। ये हो गया बेटा आपका पूरा प्रॉब्लम, इसको कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको और एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।